श्रीमती रजनी पाटिल। धन्यवाद सर। जो बाढ़ या अकाल की वजह से जो आपदा पैदा होती है उसके लिए चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करने के लिए यहाँ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए प्रथमता मैं आपके आभार मानती हूँ। सर, एक किसान परिवार से मैं आती हूँ और जिस क्षेत्र का यहाँ पे नाम लिया गया उस मराठवाड़ा क्षेत्र और जहाँ बीड़ सबसे ज़्यादा जहाँ आत्महत्याएं होती है पूरे देश में, उस क्षेत्र से मैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आती हूँ। हम बचपन में सुनते थे, मराठी में खेती को शेती बोलते हैं, उत्तम शेती यानी बहुत अच्छा जो करता है बिजनेस वो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार जो व्यापार करने वाले मीडियम लोग हैं, और कनिष्ठ नौकरी जो नौकरी करने वाले लोग कनिष्ठ हैं। लेकिन आज इतने सालों के अनुभव से मुझे ये लगने लगा है कि सबसे कनिष्ठ खेती है, कनिष्ठतम खेती हो गई है आज, मध्यम नौकरी हो गई है और उत्तम व्यापार हो गया है। व्यापारियों के दिन बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे दिन आए हैं। तो इसलिए उल्टा क्रम अभी यहाँ पे लगना शुरू हो गया है और एक भयावह परिस्थिति मराठवाड़ा क्षेत्र में पैदा हुई है। लगातार 4 साल से अकाल पड़ा है, 4 साल से बारिश नहीं है, बारिश का पानी नहीं है। इसके पहले एक बहुत बड़ा अकाल हमारे यहाँ 72 में हुआ था, 72 साल में, जब हम बहुत छोटे थे, और तब हमने देखा था, सुना था कि बहुत सारे लोग माइग्रेशन करके आए थे, पूना में, मुंबई में, पिंपरी चिंचवड़ में, जो एरिया हमारे सिटीज़ में है वहाँ पे आए थे। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि आज खाने की तो छोड़ो, लेकिन पानी पीने की भी नौबत आ चुकी है। जहाँ मराठवाड़ा बोलते हैं उसको हम टैंकरवाड़ा बोलेंगे, इस तरह से परिस्थिति पैदा होगी। टैंकरों के साथ ही पानी दिया जाता है। सर, एक स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हर 35 घंटे में एक आत्महत्या हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में, मेरे बीड डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। हर 1.5 दिन में एक आत्महत्या हो रही है। और इतने संवेदनाहीन हम हो गए हैं कि पहले इसके लिए चर्चा करते थे, अब वो चर्चा भी हमने पीछे छोड़ दी और हमें ऐसे लगता है कि ऐसे ही होता रहेगा। और ये स्थिति सबसे मुझे लगता है कि डरावनी स्थिति यही है कि हमारी संवेदनशीलता नष्ट होना, ये सबसे बड़ी खतरे की चीज़ मुझे लगती है। सर, 1,000 फुट जमीन के नीचे हमारे यहाँ बोरवेल लेने के लिए जाएंगे तो भी पानी नहीं आएगा। अगर हमारे यहाँ 4 साल से, जैसे मैंने बताया, कुछ भी उपज नहीं है, खरीफ, रब्बी तो छोड़ो, रब्बी तो बहुत कम आती है, लेकिन खरीफ का भी जो अनाज होता है वो भी हमारे यहाँ आता नहीं है। बीच में हमारे यहाँ औरंगाबाद क्षेत्र में एक चोरी हो गई और उस चोरी के लिए पुलिस जब पकड़ने के लिए उस महिला को गए तो उसने बोला कि मैंने चोरी किसके लिए, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैंने रोटी चुराई। ये आज की परिस्थिति है गांव में। हम यहाँ पे चर्चा अलग करते हैं, लेकिन परिस्थिति बहुत, वहाँ की परिस्थिति बहुत अलग है। जब मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में, सर, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो बीड डिस्ट्रिक्ट है, 3 लाख से अधिकतर लोग हर साल माइग्रेट होते हैं, गन्ना तोड़ने के लिए जाते हैं। कोई कर्नाटका जाते हैं, गोवा जाते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र जाते हैं और वो गन्ना तोड़ने का काम करते हैं। दिवाली के टाइम पे अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने भेड़ बकरियों को साथ में लेते हुए वो लोग 6 महीने के लिए माइग्रेट हो जाते हैं और गन्ना तोड़ने का काम करते हैं और गन्ना तोड़ के अपना पेट भरने का काम वो लोग करते हैं। ये सब मार्जिनल फार्मर्स है, बहुत छोटे छोटे किसान हैं। उनके लिए हमने क्या सोचा है, ये भी सोचने की बहुत आवश्यकता है। सर, गन्ना हो, कपास हो, सोयाबीन हो, धान हो, उसका MSP जो है वो भी निश्चित करने की आवश्यकता है। Just a minute. It's 6 o'clock, but I think it was decided that we'll continue. So we have the sense of the house. Thank you very much. Please carry on. जो स्वामीनाथन कमेटी का अहवाल की जो यहाँ बात की गई, उसको लागू करने की आवश्यकता सही मायने में यहाँ पे मुझे लगता है। Okay. सर, यूपीए की जो सरकार थी, I've taken time. 6 o'clock. यूपीए की सरकार में जब सोनिया जी के निर्देश से मनमोहन सिंह जी ने और पवार साहब ने जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो डिक्लेयर कर दी, जिसके माध्यम से हमारे हजारों किसानों को, किसान मजदूरों को एक फायदा हो गया था। No, please. What is the see? सर, government stand about reply. जो नाम पहले से अभी 1-2 आए हुए हैं, हाँ, 1-2 नाम जो पहले के हैं, उनको जो है वो उसमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया जाए और उसके बाद जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर उसको रिप्लाई करें। क्योंकि अभी जो पहले से नाम है, बाद में भी कुछ नाम आए होंगे, हमें लगता है अगर उन्हें एकोमोडेट करेंगे तो फिर तो
थोड़ा लंबा चलेगा। Everyone who wants to speak, it is an important subject. Now listen, now let me say, I don't know what happened in my absence, but one point I have to say, unless you finish the whole discussion today, how you will take up tomorrow another subject? Because according to the decision taken in the meeting of all party leaders, you have to take one subject today, then there is another subject for tomorrow, I think price rise and all that. Then there is a third subject pending. If allowed, there is a fourth subject also, that is substantive motion. So if all these are there, unless you finish it today, you will not be able to take up those subjects. So we will finish it today, we will sit little more. That is one point. Second point is, see some days, Everyone who wants to participate, this is a very important thing. Everyone says important and then they won't allocate time for such an important subject. Everyone should be allowed to participate, those who wish to. now listen, now the position is, we are already, the time allotted is 2 hours 30 minutes. We have already exceeded that. But however, the subject being important, we can extend the time and discuss it. I have no problem. But one thing I want to say, see names, there is standing instruction from the Honorable Chairman, which has been accepted by all, that names should be given before the commencement of the discussion. Now I have got some names received after the commencement of discussion. I don't know what to do about that. But if as a special case, the subject being that important, if the House, I'll find out. Now, here, हो गया? लगभग 12-13 नाम अभी और है जो बाद में आए हैं उनको मिला के। No, see, और जो पहले से नाम है no, वो no. शायद 2 बचे हुए हैं। तो अगर पहले से जो नाम है उनको ही कर ले आप, और हाँ, बाहर का no, जो बाद में आया पहले- नाम वो बाद में दूसरे issues से पे बोलने सुनिए, की कोई ऐसा हो। पहले जो नाम आया, तो फिर तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप 10 बजे तक या, बैठ के करिए, चार हमें नहीं- कोई आपत्ति नहीं है। 4 नहीं, बाकी हमें पहले कोई आपत्ति नहीं है। देखिए सर, ऐसा है 12-13 नाम है अप्रोक्सीमेट, पहले जो बाद में भी आए हैं उसको मिल। तो इसलिए जो है बेटर कि जो नाम पहले से यहाँ पर हैं, Okay, I will do one thing. Let me dispose first the names which we received on time. After that we will decide. जो पहले के नाम Okay, हैं, please. सर यूपीए की Yeah, सरकार please, में please. सर यूपीए की सरकार में सोनिया जी के निर्देश से और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब पवार साहब कृषि मंत्री थे, तो महाराष्ट्र में जो हमारी विसप आगे जो हमारे लीडर थे, उन्होंने रोजगार हमी योजना शुरू कर दी थी। उसी को आदर्श रखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना उन्होंने स्वीकृत कर दी और उससे बहुत सारे हमारे काश्तकार हो, हमारे लेबर्स हो, उनको बहुत सारा फायदा हो गया था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसको 100 दिन का हर डिस्ट्रिक्ट उसमें ले लिया गया और 100 दिन का उसका कार्यक्रम तय कर दिया गया। कौन से? सर मुझे ये कहना यहाँ पे अच्छा आवश्यक लगता है कि उसी कार्यकाल में जो खेत के उपज जो होते हैं उसमें 4.5% की बढ़त हो गई थी। और जैसे यहाँ पे बताया गया कि किसानों को 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी करते, कर्ज मुक्ति करके एक बहुत बड़ा कदम यूपीए सरकार ने लेकर एक बहुत बड़ी राहत उनको दे दी गई थी। आज बिहार के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि ऐसी जब वो घोषणा करते हैं चुनाव के समय पे, तो मुझे ये लगता है कि देश के किसानों को आगे पहुंचने के लिए एक अच्छा पैकेज सभी किसानों को देने की आवश्यकता है। जिन देशों का आपने कभी नाम भी नहीं सुना था, उन देशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और मन की बात कहते हैं। मुझे ये कहना आवश्यक लगता है कि जब हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में अभी जिसका पवार साहब ने उल्लेख किया कि मनमोहन सिंह जी खुद मराठवाड़ा और वर्धा में गए थे और वहां के किसानों को मिलने का उन्होंने कष्ट उठाया था और उन किसानों से बात की थी, लेकिन आज की तारीख तक हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी उन्होंने कष्ट नहीं उठाया और नहीं गए और पूछा भी नहीं कि इस किसानों की क्या हालत है, वो देखने के लिए वो कभी गए नहीं। सर मुझे 2-3 सुझाव है। सर बार बार अकाल देखने के लिए हमारे महाराष्ट्र में टीम भेजी जाती है। 3 बार आ गई कृषि मंत्री जी,
और इस बार तो ऐसे हाल हुए उनके कि जैसे ही वो टीम सेंट्रल से आई, ऐसे देखा हमारे किसानों ने, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लेके उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। उनको इतना गुस्सा आया कि 2 बार 3 बार आप टीम तो भेजते हैं, मदद तो कुछ नहीं भेजते, मदद का कुछ ऐलान नहीं करते, और वो टीम वाले अधिकारी बताते हम सिर्फ देखने के लिए हैं, मदद नहीं करेंगे, इस तरह से बताते हैं। तो नमक छिड़कने का काम जो करते हैं, वो नमक छिड़कने का काम किसानों के ऊपर मत करिए, इतना मेरा कहना है। सर, दो तीन सुझाव मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि जो पीक बीमा जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस अनाज का, उसका जो असर नहीं दिख रहा है कि किसानों से उसका हफ्ता लिया जाता है, उसका किस्त लिया जाता है, लेकिन उसको उनका पैसा मिलता नहीं है। प्राइवेट साहूकारी जो है, जो मनी लेंडर्स है, उनके लिए हमें कुछ बहुत कठिन कदम उठाने पड़ेंगे। नरेगा के अंतर्गत जैसे कि अभी बताया गया, जो हमारे खेत है उसमें छोटे छोटे तालाब, शेत तले जिसको बोलते हैं, वो करने की आवश्यकता है। please. और किसानों के लिए सोलर मोटर देने की आवश्यकता है, वो गवर्नमेंट ने देनी चाहिए। और अकाल हो या बारिश, सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए सर, एक मिनट सिर्फ सर, ये परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म योजना करनी चाहिए, एक कार्यबद्ध योजना करनी चाहिए, जिसमें हमें अब इफेक्ट्स बाद में आएंगे। हम सिर्फ जब हमें प्यास लगती है तो कुआं खोदने के लिए निकलते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए हमें समयबद्ध प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव विषय है। किसानों को बचाना चाहिए, किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। सर, इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। Okay, धन्यवाद।